दिल्ली में कारों के लिए केजरीवाल की ऑड और इवन नंबर स्कीम को फिलहाल हरी झंडी मिली हुई है। बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल सरकार उन महिलाओं को स्कीम में छूट दे सकती है जो अकेली कार ड्राइव करती हैं। इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। ऑड इवन के नियम के दायरे में दुपहिया वाहन और दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को लाने पर आज फैसला हो सकता है। अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कार की ऑड इवन स्कीम में सरकारी वाहन भी शामिल होंगे। कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट करेंगे। उनके कुछ कंसर्न्स थे जिसके ऊपर अभी हमने कहा कि सोचा जा रहा है। जैसे अगर कोई पेशेंट किसी गाड़ी में है तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कोई सिंगल महिला अगर गाड़ी चला रही है उसकी सेफ्टी का किस तरह से ध्यान रखना है, उनको भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और इस तरह से और भी उन्होंने कई सारे इश्यूज, इमरजेंसी अगर आ जाती है, उन्होंने कुछ इश्यूज को फ्लैग किया जिसको हमने कहा कि सॉर्ट आउट करेंगे और जो भी खाका है एक बार उनसे चर्चा करेंगे दोबारा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की अपनी नई योजना को कामयाब बनाने पर बात की। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कारों के ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए राजनाथ सिंह से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था राजनाथ सिंह जी का, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए प्राइवेट कारों पर तारीखों के हिसाब से ऑड इवन स्कीम निकाली है, लेकिन आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दिल्ली में कारों से ज्यादा प्रदूषण ट्रकों और धूल की वजह से है। दिल्ली सरकार ने ही आईआईटी कानपुर से ये जांच कराई थी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट मिल गई है और सूत्रों के हवाले से ईटी ने बताया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो पीएम का लेवल होता है, पॉल्यूशन मीटर का लेवल होता है, वो 25 से 46% उसका योगदान ट्रकों का है, जबकि दूसरा बड़ा कारण धूल है जो मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन की वजह से है। इस धूल से करीब 35% प्रदूषण होता है, जबकि कारों की वजह से करीब 10% प्रदूषण होता है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में इंडस्ट्री, पावर प्लांट और घरेलू रसोई को भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में शादियों में बजने वाले डीजे पर रोक लगा दी है। एनजीटी में भोपाल की अलंकृता मेहरा ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जिस इलाके में डीजे बजता है वहां सब लोग परेशान हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा डीजे चलाने वाले हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाने की बात कर रहे हैं। सीबीआई ने कल घूस के मामले में दिल्ली के जिस आईएएस संजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है उसके लॉकर से सोने की खान निकल रही है। अब तक आईएएस संजय प्रताप के 5 लॉकरों का पता चला है। एक लॉकर से ही सोने के 31 बिस्कुट और 800 ग्राम चांदी मिली है। अभी पता नहीं चला है कि बिस्कुट की कीमत कितनी होगी। संजय प्रताप को 2,20,000 की घूस के मामले में गिरफ्तार किया गया है। घूसकांड के बाद केजरीवाल सरकार ने संजय प्रताप को सस्पेंड किया। संजय प्रताप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। लंबे समय से अटके पड़े रियल एस्टेट बिल को मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बिल के पास होने से रियल एस्टेट के सौदों की धोखाधड़ी पर लगाम लगने की उम्मीद है। बिल के प्रावधान के मुताबिक किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट की 70% लागत को एक बैंक खाते में डालना होगा, जिसका उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। नियमों के उल्लंघन पर बिल में बिल्डरों के लिए 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। इस बिल के प्रावधानों के लागू होने से बिल्डरों के लिए खरीदारों से मिले पैसों का इस्तेमाल दूसरे प्रोजेक्ट में करना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी लाइव एंड एक्सक्लूसिव सुबह 9:30 बजे। पेरिस हमले के बाद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत से फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग चिंतित हैं। जकरबर्ग ने अपने फेसबुक स्टेटस में इस पर चिंता जाहिर करते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए अपना समर्थन जताया है। जकरबर्ग ने लिखा है, अपने समाज के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मैं अपना समर्थन जताना चाहता हूं। पेरिस हमले के बाद मुसलमानों में जिस तरह दूसरे समाज से प्रतिक्रिया और नफरत का डर पनप रहा है, उसकी मैं कल्पना भर कर सकता हूं। एक यहूदी के तौर पर परिवार ने मुझे किसी भी समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ खड़ा होना सिखाया है। ऐसे हमले भले ही आज आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किसी की भी आज़ादी पर होने वाले ये हमले हर किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। फेसबुक के मुखिया के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हमेशा मेरे मंच पर स्वागत है। मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा और आपके लिए एक सुरक्षित और शांति का माहौल बनाऊंगा।
हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जब तक हम साथ खड़े हैं और एक दूसरे में अच्छाई देख रहे हैं, हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ये जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में दी। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने जुलाई में रूस के उफा में मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन और आतंकी हमलों के कारण पिछले दिनों दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। पीएम मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी 12 साल पहले पीएम के तौर पर पाकिस्तान गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू होगी समग्र बातचीत। कश्मीर और आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर होगी बात। विदेश राज्य मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बड़ा ऐलान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और सरताज अजीज से मुलाकात के बाद किया। हम दोनों देशों ने समग्र वार्ता प्रारंभ करने का फैसला ले लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत 1998 में शुरू हुई थी, लेकिन 2008 में मुंबई हमले के बाद बातचीत का सिलसिला रुक गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाक पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा बयान जारी किया। इसमें कहा गया है, दोनों देश समग्र बातचीत के लिए तैयार हैं। विदेश सचिवों को कहा गया है कि वो आगे की बातचीत और बैठकों का खाका और शेड्यूल तय करें। इनमें शांति, सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, आर्थिक व्यापार सहयोग, आतंकवाद, ड्रग्स कंट्रोल और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से बातचीत में क्रिकेट का मुद्दा नहीं उठा। उम्मीद की जा रही थी कि सुषमा के दौरे में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का ऐलान भी हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने फिर किया मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति पर हमला। जब से ये सरकार केंद्र में आई है, लगातार हम एक ढुलमुल नीति को देखते आए हैं, जहाँ तक हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, जहाँ तक पाकिस्तान को लेके संबंध है। सुषमा स्वराज जी के ही 3 अलग अलग बयान पहले भी आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच समग्र बातचीत फिर से शुरू होने को रक्षा विशेषज्ञ मजबूरी का समझौता बता रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि भारत पाक वार्ता पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद में बयान देंगी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी ने लगाया सरकार पर आरोप। कहा 100% बदले की भावना से काम कर रहा है पीएमओ। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि वो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें। कि जो आरोप राहुल गांधी जी ने न्यायालय पर लगाया है, जो आरोप उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर लगाया है, उसका प्रमाण ला करके सदन के भीतर रखें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल की पेशी को लेकर कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन ठप की संसद। कांग्रेसी सांसद दिन भर दोनों सदनों में हंगामा करते रहे। कांग्रेस ने विपक्ष को सीबीआई और ईडी का डर दिखाने का आरोप लगाया, तो सरकार ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ जनादेश का अपमान कर रही है, बल्कि कोर्ट को भी धमका रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बातचीत से हल निकालकर संसद चलाई जानी चाहिए। एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ज्यादा सताया करती थी। मनमोहन सरकार में पीएमओ संभाल चुके वी नारायण सामी ने राहुल गांधी को पहनाई चप्पल। पुदुचेरी में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे राहुल गांधी एक पत्थर पर खड़े हुए थे, तभी उनके बगल में मौजूद नारायण सामी ने अपनी चप्पल हाथ में ली और राहुल को पहना दी। बीजेपी ने इसे चाटुकारिता की हद बताया, लेकिन नारायण सामी ने कहा कि उन्हें राहुल को अपनी चप्पल देने पर गर्व है। मैंने साहब का चप्पल मैं नहीं उठाया, मेरा चप्पल साहब को मैंने दिया कि ये गलत बयान मीडिया वाला दे रहा है, ये गलत है। अभिनेता सलमान खान के 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में आज आ सकता है फैसला। कल केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सलमान गाड़ी चला रहे थे और नशे में थे, इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह और सलमान के बॉडीगार्ड रहे स्वर्गीय रविंद्र पाटिल की गवाही को भी खारिज कर दिया। हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने सलमान खान को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे सलमान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सलमान फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है।
मुंबई में दाऊद के जायका होटल को नीलामी में वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन ने खरीद लिया है। होटल की बोली 1 करोड़ 18 लाख से शुरू हुई और बालाकृष्णन ने 4 करोड़ 28 लाख की सबसे बड़ी बोली लगाकर होटल को खरीद लिया। बालाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने दाऊद की संपत्ति देश प्रेम की वजह से खरीदी है और नीलामी की बाकी रकम का भुगतान वो लोगों से पैसे जुटाकर करेंगे। दाऊद की बताए जाने वाली एक गाड़ी को हिंदू महासभा से जुड़े आचार्य चक्रपाणी ने 3,32,000 में खरीदा। मुंबई में दाऊद की 12 जब्त संपत्तियों की एक एक करके नीलामी हो रही है। हालांकि पिछली 2 नीलामियों में संपत्ति खरीदने वाले पिछले 14 साल से कब्जे के लिए भटक रहे हैं। बिहार के सिवान में विशेष अदालत ने आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 लोगों की हत्या के केस में दोषी करार दिया। सिवान में साल 2004 में 3 लोगों का अपहरण हुआ था। इनमें 2 कारोबारी के बेटे थे जिनकी तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। जो शख्स जिंदा बचा था उसकी पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई। विशेष अदालत ने तीनों हत्याओं के केस में शहाबुद्दीन समेत 4 लोगों को अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी माना है। सजा का ऐलान 11 दिसंबर को होगा। गुजरात के सूरत में छेड़खानी के 2 आरोपियों की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। सूरत के लिम्बायत थाने की पुलिस ने नदीम और कादिर नाम के 2 आरोपियों को पहले तो जीप पर उल्टा लटकाया, फिर लाठियों से बेरहमी से पीटा। नदीम और कादिर की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो चुका है। सवाल ये है कि पुलिस को आरोपियों के साथ ऐसी बेरहमी का अधिकार किसने दिया। 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म दिलवाले को हिट कराने के लिए शाहरुख खान ने पाकिस्तानियों से गुजारिश की है। शाहरुख खान ने YouTube पर पाकिस्तानी दर्शकों से अपील की है कि वो फिल्म जरूर देखें। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को जरूर पसंद आएगी। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले में शाहरुख और काजोल लीड रोल में हैं। फिल्म दंगल के प्रमोशन के लिए श्रीनगर पहुंची आमिर खान की पत्नी किरण राव से जब असहिष्णुता के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो इंडिया में इंटॉलरेंस चल रही है उसके बारे में हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे। थैंक यू। कुछ दिनों पहले आमिर खान ने कहा था कि देश में बढ़ती असहिष्णुता की वजह से किरण ने विदेश जाने की इच्छा जाहिर की थी। आमिर के इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। गोधरा दंगे के एक दोषी की गर्भवती पाकिस्तानी पत्नी को 7 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। मारिया नाम की पाकिस्तानी महिला ने पिछले साल अक्टूबर में भारत आने के बाद गोधरा दंगे के दोषी इरफान से शादी कर ली थी। गर्भवती होने पर मारिया ने वीजा बढ़ाने की अर्जी दी, लेकिन विदेश विभाग ने वीजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे पहले मारिया की अर्जी पर गुजरात हाई कोर्ट ने उसे भारत में रहने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब मारिया भारत छोड़ने के आदेश से नई मुश्किल में फंस गई है। आज से दिल्ली में शुरू हो रही 1 दिवसीय मेट्रो की विजय हजारे ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी भी खेलेंगे। धोनी 8 साल बाद किसी घरेलू मैच में खेलेंगे। धोनी झारखंड की तरफ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली, शिखर धवन, ईशांत शर्मा जैसे टीम इंडिया के कई और सितारे भी खेलेंगे। हालांकि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज की वजह से बड़ौदा के खिलाफ दिल्ली के पहले मैच में नहीं खेलने का फैसला किया है। टीम इंडिया के क्रिकेटर रोहित शर्मा कुश्ती टीम के मालिक बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 10 दिसंबर से शुरू हो रहे प्रो रेसलिंग टीम यूपी वॉरियर्स में हिस्सेदारी खरीदी है। भी एक्साइटेड हूँ। रेसलिंग एक हमारे देश में काफ़ी शौकीन स्पोर्ट माना जाता है, तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ पर्सनली कि वो स्पोर्ट कैसे होता है। रोहित शर्मा की शादी इसी रविवार को रितिका के साथ होने वाली है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी मां बन गई हैं। रानी और आदित्य चोपड़ा की बेटी का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। बेटी का नाम आदिरा रखा गया है, जो आदित्य और रानी से मिलकर बना है। बेटी के जन्म पर रानी और आदित्य को फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने बधाई दी है। रानी ने शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। मशहूर पेंटर परेश मैती की पेंटिंग्स और अन्य कलाकृतियों की प्रदर्शनी कोलकाता में 12 दिसंबर से 16 जनवरी तक लगने जा रही है। साउंड ऑफ साइलेंस नाम की ये प्रदर्शनी कोलकाता की मशहूर आर्ट गैलरी सीमा में लगेगी। परेश मैती पिछले 40 साल से कला की दुनिया से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और अनूठी कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में कई सम्मान हासिल किए हैं।